हेलो दोस्तों। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक अंग्रेज़ों के साथ संधि। तो संधि करने से सबसे पहले हम ये देखेंगे इसके कुछ शब्द हैं, पहले हम उनको जानने की कोशिश करेंगे कि उन शब्दों का क्या मतलब होता है। तो उन शब्दों का सबसे पहले हम मतलब जानने की कोशिश करेंगे, उससे पहले हम सबसे पहले जानेंगे, ठीक है। तो ये आपके सामने कॉपी है। हमने अक्सर ये शब्द सुने होंगे, खालसा, ठिकाने, परगने, सामंत, जागीर, जागीरदार। ये क्या होते हैं? हमें कुछ भी नहीं पता है इन सब के बारे में, ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। तो मान लीजिए ये किसी राजा का राज्य है, मतलब पूरा फैला हुआ राज्य है ये किसी राजा का। अब ठीक है, ये पूरा राज्य है। अब इसमें यहाँ पे कोई राजा है, वो पूरे देश में शासन तो कर नहीं सकता, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री है, वो मतलब पूरे देश में शासन करने से मतलब है पूरे राज्य में घूम घूम के पूरे इलाके में रह के तो शासन कर नहीं सकता वो। जैसे कि हमारे वो हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। क्या वो हर जगह पे हर जगह पर रह के हर जगह पर उपस्थित हो सकते हैं क्या एक ही टाइम पर? नहीं। तो उन्होंने अपनी जगह पे, जैसे प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री हैं, वो नियुक्त किए गए हैं, प्रधानमंत्री के नीचे मुख्यमंत्री होते हैं। ऐसे ही इसके नीचे में जो राजा था उसके नीचे भी कुछ ठिकानेदार, जागीरदार, सामंत ये होते थे, ठीक है। तो पहले अभी हम जानेंगे, जैसे कि राजा था, राजा इस जगह पर रहता है और इस जगह पर रह के शासन कर रहा है राजा, ठीक है। तो ये जगह क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी उसका खालसा। ये क्या कहलाएगी? खालसा। जिसमें क्या कौन करता है शासन? राजा। अब ये जगह तो खालसा कहलाएगी। अब राजा बाकी की जगह, बाकी का राज्य भी तो खाली पड़ा है, तो उसको कवर करने के लिए राजा छोटे छोटे से एरिया डिवाइड कर देता था, ये ऐसे करके छोटे छोटे से, जैसे मैं बना रही हूँ, ये पूरा कवर कर देता, ऐसे पूरा राज्य कवर हो जाता था। तो ये जो इलाके थे ये क्या कहलाते थे? या तो ये कहलाते थे आपके ठिकाने, या कहलाते थे परगने, या कहलाते थे आपके जागीर, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे? आपके ठिकाने, परगने, जागीर। खालसा के अंतर्गत क्या आते थे? ठिकाने, परगने, जागीर कहलाते थे, छोटे क्षेत्र होते थे, ठीक है। अब इनमें शासन कौन करता था? इनमें कौन करता था? ठिकानेदार, जागीरदार, परगनेदार, सामंत, ये सब कौन करते थे? इनमें शासन करते थे, इसमें शासन करते थे। अब आगे आपको समझ में खालसा क्या है, सामंत क्या है, ठिकाने क्या है, परगने क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे जो लोग हैं उन्होंने कैसे संधि की थी। संधि हुई थी दो प्रकार की। कौन कौन सी संधियां हुई थी? दो संधियां हुई थी अंग्रेजों के साथ। और अंग्रेजों के साथ संधि क्यों हुई थी हमें ये तो पता है, आपने पढ़ा होगा कि अंग्रेजों के साथ हमारी दो संधियां हुई थी। अधीनस्थ संधि, कौन सी? अधीनस्थ संधि और सहायक संधि। दूसरी कौन सी है आपकी? सहायक संधि, ठीक है। दो प्रकार की संधियां हुई थी अंग्रेजों से। अब ये संधियां हुई क्यों थी? सबसे पहले अभी हम इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ये संधियां क्यों हुई थी। अब ये जो संधियां हुई थी इसका कारण ये है कि जो औरंगजेब थी, पहले मुगलों का साम्राज्य था। जो मुगल थे, मुगलों में क्या था, सब मतलब अंतिम प्रभावी शासक देखी जाए तो वो कौन थे? औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब कौन था आपका? अंतिम प्रभावी शासक था, जिसकी डेथ कब हुई थी? 1707 ईस्वी को, ठीक। कब हुई थी औरंगजेब की डेथ? 1707 ईस्वी को। अब उसके बाद क्या हुआ? मुगलों की जो सत्ता थी वो धीरे धीरे डाउन होती गई, वो उनकी जो इमेज थी वो धीरे धीरे गिरने लगी। अब उनकी जो मतलब क्षमता थी वो कम हो चुकी थी। तो मराठा क्या थे? मराठा थे, उनका विकास होने लगा, उनकी शक्ति बढ़ती गई और मतलब मुगलों की शक्ति क्षीण होती गई, ठीक है। तो इसके लिए जो मराठा थे, अब वो क्या करते थे, वो उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी, वो दिल्ली में जाके, यानी कि जहाँ पर दिल्ली सल्तनत सबसे ज्यादा मतलब फेमस सल्तनत थी उस टाइम पर, दिल्ली में जाके वो चौथ कर लेते थे। चौथ कर इसको हम 1/4 लिख सकते हैं। चौथ कर का मतलब क्या है आपकी? चौथ कर का कि जो आपकी जो मतलब दिल्ली सल्तनत या मुगल साम्राज्य की जो इनकम होती थी, औरंगजेब वगैरह की जो भी इनकम होती थी, उसका 1/4 हिस्सा, कौन लेके आते थे? आपके मराठा।
मराठा लेके आते थे, पर मराठा को कोई ये नहीं था कि उनको राज करना है या कुछ वो करना है, नहीं, वो सिर्फ उनको नीचा दिखाते और उनका धन लेकर के वापस आ जाते थे। उनकी इस हरकत से जो राजस्थान के जो राजपूत सैनिक थे, राजपूत शासक, जो जितने भी शासक थे, वो सब इतने ज्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने फिर अंग्रेजों के साथ संधियां कर ली। ठीक है, अब वो संधियां कौन कौन सी हुई थी? अधीनस्थ संधि और सहायक संधि। सहायक संधि क्या थी? सहायक संधि का मतलब ये था कि जो शासक था वो मतलब स्वतंत्र है अपने निर्णय देने के लिए, उसको मतलब हेल्प चाहिए होगी तो वो अंग्रेजों से हेल्प लेगा। लेकिन अधीनस्थ संधि में क्या था? जो शासक था वो अंग्रेजों के अधीन हो गया, हर मामले आंतरिक बाहरी सारे जो डिसीजन होते थे वो अंग्रेज ही लेते थे, उनके बिना उसका कुछ नहीं था शासक का। तो ये हुई अधीनस्थ और सहायक संधि। अब जो अधीनस्थ संधि हुई थी वो पूरे पूरे राजस्थान में ने की थी, और जबकि सहायक संधि थी वो केवल 2 रियासतों में की थी। कौन कौन सी आपकी? एक तो पहली है भरतपुर और दूसरी है आपकी अलवर। इन 2 रियासतों ने क्या की थी? सहायक संधि की थी। किससे? अंग्रेजों से सहायक संधि की थी। अब आया आपको समझ में बच्चों? आपको मेहनत करनी होगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। सीईटी एग्जाम ऐसा ही नहीं है। पहले क्या था कि बिना नेगेटिव मार्किंग के बिना ही लोग पास हो जाते थे, तुक्का दे देते थे। लेकिन अब क्या है, तुक्के से काम नहीं चलने वाला, अब तो एक्यूरेट आंसर चाहिए होता है। तुक्कों के भरोसे जीना तो गए, अब तो नेगेटिव मार्किंग का खेल है, और नेगेटिव मार्किंग में ही हमको नंबर लेके आना। 300 में से 250 तक तो हमें नंबर चाहिए ही चाहिए, कैसे भी करके। तो आपको प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके लाइक इन सब को करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए और भी अच्छे प्रयास कर सके, अच्छी तरीके से और भी वीडियोस बना सके। ठीक है, तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, आगे मैं आपको और समझाऊंगी। ठीक है, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 के कब हुई थी? 1707 ईस्वी में। मैंने आपको बताया था ना, के बाद मुगलों की शक्ति कमजोर हो गई और मराठा शक्ति उगती हुई नजर आने लगी। मराठा दिल्ली जाकर के कर लेके आते थे, कर यानी कि टैक्स लेके आते थे, तो मुगल कुछ कर भी नहीं पाते। मुगल मतलब उनकी शक्ति छीन हो गई थी, उनके सबसे शक्तिशाली वो है ना मुगल। औरंगजेब के बाद सब विलासिता में डूब गए, उनको कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं है किसी भी चीज से। ठीक है, वो वैश्याओं के साथ मतलब वैश्यावृत्ति में लीन हो गए थे। ठीक है, मराठा शासन ना करके जो मराठा थे वो शासन नहीं करते थे, वो बिल्कुल लूट के चौथ कर लेके आते थे। चौथ कर का मैंने आपको बता ही दिया था अभी। यानी कि उनकी जो इनकम थी उसका 1/4 हिस्सा जो था, पार्ट था, और 1/4 पार्ट वो लेके आते थे उनकी इनकम का। वो क्या कहना था? चौथ करके लगता। राजा ने अंग्रेजों के साथ संधि की और सहायता मांगी मराठाओं से सुरक्षा के लिए। क्या कहते थे? मैंने अभी आपको बता ही दिया था, किससे सहायता मांगी थी? अंग्रेजों से, मराठाओं से सुरक्षा के लिए सहायता मांगी थी। इसके कारण तय हुआ कि बाहरी मामले अंग्रेज तथा आंतरिक मामले कौन संभालेंगे? राजा संभालेंगे। के बदले अंग्रेज इनकम का 1/4 हिस्सा लेंगे। अंग्रेजों को क्या था कि भाई हम आपकी हेल्प करेंगे, इसके बदले आप भी जो हिस्सा आप मराठा को दे रहे थे वही हिस्सा आप हमें दे दो, हम आपकी हेल्प कर देंगे और ये आपको सेफ्टी भी देंगे। फिर आगे चलते हैं। फिर अंग्रेजों ने राजस्थान के राजाओं के साथ 2 प्रकार की संधियां की थी। कौन सी? सहायक संधि और अधीनस्थ संधि। कौन कौन सी संधियां की थी? सहायक संधि और अधीनस्थ संधि। सहायक संधि रियासत की राजनीतिक व आर्थिक स्वतंत्रता रियासत स्वयं देखेगी। अधीनस्थ संधि में क्या होता था? जिस रियासत के राजनीतिक व आर्थिक मामले अंग्रेज संभालते थे वो अधीनस्थ कहलाते थे। मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सहायक संधि 1803 में भरतपुर और अलवर ने भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि कब हुई थी? 1803 में। कब हुई थी सहायक संधि? 1803 में। भरतपुर और अलवर रियासत ने की थी। लेकिन उस जो 1803 में कौन गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? लॉर्ड वेलेस्ली। और गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि कौन थे? लॉर्ड लेग। आया समझ में आपको? ठीक है, अभी मैंने आपको
गवर्नर जनरल, प्रतिनिधि, इनके बारे में अभी आपको बताया नहीं कि इनकी क्या सिचुएशन थी। मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी कंप्लीट होने के बाद इनके मतलब शब्दों के अर्थ क्या होते हैं, ठीक है। कि अभी बता देती हूँ। जो गवर्नर जनरल होता है, वो गवर्नर जनरल कौन होता है, जो जैसे कि अभी भारत में जो राष्ट्रपति है, मैं इस पेज पे आती हूँ। जो भारत में राष्ट्रपति की जो स्थिति है इस टाइम पर, जो राष्ट्रपति की जो स्थिति है भारत में, उस ठीक उसी के बराबर कौन है, गवर्नर जनरल, ठीक है। और गवर्नर जनरल का जो प्रतिनिधि था, अब इसका जो प्रतिनिधि होगा, गवर्नर जनरल का जो प्रतिनिधि होता है वो कौन, उसकी स्थिति कैसी होती है, आपके राज्यपाल के जैसे। यानी कि राष्ट्रपति बराबर गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि बराबर राज्यपाल। जो स्थिति राज्य में राज्यपाल की होती है वही गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि की होती थी, और जो स्थिति राष्ट्र में राष्ट्रपति की होती है वही स्थिति गवर्नर जनरल की होती थी, ठीक है। तो उस टाइम पर जो 1803 में जब वो हुई थी, 1803 में जब वो सहायक संधि हुई थी, तब उस टाइम पर कौन थे भारत के गवर्नर जनरल, लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। और इनके प्रतिनिधि कौन थे, लॉर्ड क्लेग। हुआ याद आपको, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली और गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि लॉर्ड लेग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे अधीनस्थ संधियां। अधीनस्थ संधि किस किसने की और कब कब हुई। अधीनस्थ संधि करने अभी हम सहायक संधि पर चल रहे थे, तो सबसे पहले हम सहायक संधि ही कर लेते हैं। सहायक संधि, ठीक है। यहाँ पे आइए, सहायक संधि। सहायक संधि को राज्य कर कौन कौन से राज्य करने वाले थे, एक तो था आपका भरतपुर और एक था अलवर। और ये संधि कब हुई थी, इनकी डेट भी पूछी जाती है। 1803 के अलावा एग्जैक्टली 29 सितंबर 1803 और 14 नवंबर 1803, ठीक है। भरतपुर की संधि कब हुई थी, 29 सितंबर 1803। इससे संधिकर्ता शासक थे महाराणा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह। और अलवर की कब हुई थी, 14 नवंबर 1803 को, और इसके शासक थे बख्तावर सिंह। अब जो अधीनस्थ संधियां हुई थी, अभी हम ऊपर आते हैं। अधीनस्थ संधियां 3 पार्ट्स में हुई थी। 3 पार्ट्स में कैसे, जो मतलब 1870 में जो संधि हुई थी वो सिर्फ 2 राज्यों में थी, करौली और कोटा। सबसे पहले काम हुई थी करौली में, उसके दूसरे नंबर पे कोटा में हुई थी, ठीक है। और फिर उसके बाद पूरे जो ओवरऑल राजस्थान की थी वो कब हुई थी, 1818 में। फिर जो लास्ट में सिरोही बच गया था, सिरोही गलती से रह गया था अंग्रेजों से, उसकी संधि कब हुई थी, 1823 में। अब जो अधीनस्थ संधियां हुई थी उसके समय गवर्नर जनरल कौन थे भारत के, लॉर्ड हॉस्टिंग थे। कौन थे गवर्नर जनरल, लॉर्ड हॉस्टिंग। और गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि कौन थे, चार्ल्स मैटकॉफ और जॉन मेलकम। ये वांगड़ के इलाके के थे, यानी दक्षिण डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला इलाका है ना, ये उस इलाके के प्रतिनिधि बने थे अधीनस्थ संधियां करने के लिए, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई रियासतें। अंग्रेजों के द्वारा जो स्थापित की गई रियासतें थी वो थी धौलपुर, टोंक और झालावाड़। कौन कौन सी थी, धौलपुर, टोंक और झालावाड़। सबसे पहले 1806 में धौलपुर रियासत भरतपुर से अलग करके बनाई थी, जिसका संस्थापक कौन थे, कीरत सिंह, महाराजा कीरत सिंह, जिसके संस्थापक बनाए थे, ठीक है। टोंक को स्थापित की थी 1817 में, जिसके नवाब थे नवाब अमीर खां पिंडारी, ठीक है। और झालावाड़ की जो टोंक एक मात्र राजस्थान की मुस्लिम रियासत थी। कौन सी कैसी रियासत थी, टोंक एक मात्र मुस्लिम रियासत थी, टोंक राजस्थान की। झालावाड़ 1838 में बना, मदन सिंह झाला इसके राजा शासक थे, ठीक है, पहले।
अब हम इसको आगे बढ़, अभी मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, आप ये बोलोगे कि मैडम सबसे पहले करौली बनी थी, फिर उसके बाद आपने बोला कोटा बना था, लेकिन कहीं कहीं आप ये भी पढ़ते हो कि टोंक आया था। ये देखो आप, सबसे पहले करौली की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 1817 को। करौली की सॉरी स्थापना नहीं, संधि कब हुई थी? 9 नवंबर 1817 को। ठीक है, 9 नवंबर 1817 को करौली की स्थापना हो गई। जबकि ये जो टोंक है ये 15 नवंबर 1817 को बना है। ठीक है, अमीर खां पिंडारी। और कोटा के साथ कब हुई थी? 26 दिसंबर 1817 को। अब ये तो पहले से बनी हुई रियासतें थी ना, ये बाकी की राजस्थान की टोंक, कोटा, सिरोही और बाकी टोटल राजस्थान, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ये सारी रियासतें थी पहले से, सॉरी धौलपुर नहीं, ये सारी रियासतें पहले से बनी हुई थी। तो इसको अंग्रेजों को अपने अधीन करना था और इनको अधीन करना था। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने संधियां की थी। अभी आप देखिए, धौलपुर, टोंक और झालावाड़ जब उन्होंने खुद ही इनका निर्माण किया है, अंग्रेजों ने खुद ही ये स्थापित की हैं ये रियासतें, तो क्या ये खुद ही उनके अधीन नहीं हो गई? इनके साथ उनको संधि करने की क्या जरूरत पड़ रही है? तो उनके साथ वो कोई संधि नहीं करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अंग्रेजों का एक और मैटर था। अंग्रेज ये चाहते थे कि छोटी रियासतें भले ही अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधि करें ना करें, लेकिन जो बड़ी रियासतें होंगी वो अंग्रेजों के साथ जरूर संधि करेंगी। कौन सी? अधीनस्थ संधि। उनका मेन एम था बड़ी रियासतों को अपने अंडर में लेना, क्योंकि छोटी रियासतें उनका इतना विद्रोह नहीं कर सकती थी, जो बड़ी रियासतें थी उनका ज़्यादा विद्रोह करेंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 1803 में जयपुर व जोधपुर रियासत में सहायक संधि की गई, लेकिन बाद में इन्हें निरस्त कर दिया गया। क्यों निरस्त कर दिया गया? मैंने अभी आपको कारण बताया था, क्योंकि जयपुर और जोधपुर ये दोनों ही बड़ी रियासतें थी और बड़ी रियासतें अंग्रेज अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अब क्या की थी, जो सहायक संधि थी उसको निरस्त करके वापस अधीनस्थ संधि कर ली थी। अब हम सब देखते हैं अधीनस्थ संधियाँ। करौली की 9 नवंबर 1817, हरबख्श पाल सिंह जिसके संस्थापक थे। ठीक है, संधिकर्ता शासक थे। टोंक की स्थापना हुई थी, आपको मैंने अभी बता ही दिया था 15 नवंबर। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए अधीनस्थ करने वाली पहली रियासत वो कौन सी थी? करौली। और दूसरी रियासत कौन सी होगी? कोटा, क्योंकि टोंक की उन्होंने स्थापना की थी। याद रखना ये बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोटा 26 दिसंबर 1817, महाराज उम्मीद सिंह। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जो कोटा थी, कोटा के साथ उन्होंने सिर्फ अधीनस्थ संधि नहीं की थी, कोटा के साथ उन्होंने पूरक संधि भी की थी। पूरक संधि यानी कि अतिरिक्त संधि, उन्होंने अतिरिक्त संधि भी की थी कोटा के साथ। अब इसका अतिरिक्त संधि से क्या मतलब है हमारा? अतिरिक्त संधि से हमारा मतलब है कि जो कोटा था, कोटा में जैसे जैसे जितनी भी रियासतें होती थी उनमें जैसे राजा का पद वंशानुगत होता था ना, ठीक वैसे ही जो दीवान होता था उसका पद भी वंशानुगत होगा। ये किसने डिसाइड किया था? ये पूरक संधि की शर्तें थी। ठीक है, कोटा में राजा की तरह दीवान का पद भी वंशानुगत होगा। कोटा के शासन की शक्तियां दीवान के पास होंगी। ठीक है, आया यह समझ में? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जोधपुर के साथ संधि कब हुई थी? 6 जनवरी 1818, मानसिंह। उदयपुर 13 जनवरी 1818, महाराणा भीम सिंह। बूंदी 10 फरवरी 1818, राव विष्णु सिंह। बीकानेर 9 मार्च 1818, सूरत सिंह। जयपुर 2 अप्रैल 1818, सवाई जगत सिंह द्वितीय। ठीक है, किशनगढ़ 7 अप्रैल 1818, कल्याण सिंह। प्रतापगढ़ 9 अक्टूबर 1818, महाराव उम्मीद सिंह। डूंगरपुर 11 दिसंबर 1818, जसवंत सिंह तृतीय। जैसलमेर 12 दिसंबर 1818, महाराव सूरत मुरला तृतीय। इन्होंने इसके साथ संधि की थी। बांसवाड़ा से किसने की थी? महारावल उम्मीद सिंह ने। कब की थी? 25 दिसंबर 1818। सिरोही 11 सितंबर 1823, महाराव शिव सिंह। अंतिम रियासत कौन थी? किसने की थी? सिरोही ने। लेकिन जो मैंने आपको बताया था लास्ट में झालावाड़ जो था वो 1838 में बना था।
10 अप्रैल 1838 को इसकी स्थापना हुई थी मदन सिंह झाला, इसलिए ये खुद ब खुद इसमें शामिल हो गई। अपने अपन अंग्रेजों के अंडर में आई तो, लेकिन अंतिम रियासत का अगर क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे फिर सही, सिरोही करेंगे हम, ठीक है। संधि करने वाले राजा की अंतिम रियासत कौन सी थी? संधि करने वाले राजस्थान की अंतिम रियासत कौन सी थी? सिरोही। राजस्थान में सबसे अंतिम नवीनतम रियासत झालावाड़। सबसे अंतिम राजस्थान की सबसे अभी हम आपको मैं आपको बताती हूँ। देखिए आपको एक क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे यहीं पे क्लियर कर देती हूँ। मैं एरो बना रही हूँ, ये मत समझ लेना कि ये मैं डायरेक्शंस बना रही हूँ, डायरेक्शन नहीं है, ये बस एरो है, मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ, ठीक है। सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी? सबसे पुरानी रियासत थी मेवाड़। सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़। सबसे पुरानी रियासत मेवाड़, सबसे बड़ी रियासत मारवाड़, और सबसे सॉरी गलत तरीके से बता दिया, इसको यहाँ पे काट के हम नए पेज पे बताते हैं, ठीक है। हमारी सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी? मेवाड़। मेवाड़ हमारी सबसे पुरानी रियासत थी। और सबसे नवीनतम रियासत कौन सी थी? झालावाड़, ठीक है। मेवाड़ पुरानी, नई झालावाड़, ठीक है। और सबसे सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़। और सबसे छोटी शाहपुरा। कौन सी सबसे छोटी? शाहपुरा। जो छोटी चीजें होती हैं वो तो शाही, जैसे कि अभी आपको मैं याद करने की ट्रिक बताती हूँ। जो छोटी बहन होती है वो एकदम शाही अंदाज में जीती है, तो छोटी बहन होगी वो शाही अंदाज में जीगी, इसलिए छोटी रियासत शाहपुरा। शाह से शाही, शाह से छोटी, शाहपुरा, ठीक है। मारवाड़ अगर हम मैं आपने सुना होगा कहावत, 4 बर्तन होंगे तो खटकेंगे ही। अक्सर लड़ाई होने पर यही डायलॉग दिया जाता है। जैसे कि जितनी बड़ी फैमिली होगी उसमें उतनी ही ज़्यादा बच्चे होंगे, तो उतनी ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी होंगे। तो जैसे जितनी बड़ी रियासत होगी उसमें उतनी ही ज़्यादा मार-धाड़ होगी, तो क्या होगी? मेवाड़, ठीक है। अब जैसे कि अभी हम नई है, अब ये झालावाड़ है, ये नई है। अभी आपने राजस्थान में राजस्थानी भाषा का शब्द है झाला देना। झाला देना यानी कि किसी को बुलाना, झाला देना। तो बुलाई कौन जाती है? अक्सर हम बुलाई, जो घर में नई नवेली बहुएं आती हैं तो हम उनको बुलाते हैं झाला दे करके, आजा आजा। जो पड़ोस की आंटियाँ होती है ना, वो कहीं सास कहती है कि हम इसको सास कहती है कि ये पड़ोस वाली आंटी इसको सिखा देंगी, तो इसको छुपा के रखती हैं। तो पड़ोस की आंटियाँ क्या करती हैं? उसको झाला दे करके, उसको हाथ से इशारा करके बुलाती हैं नई नवेली दुल्हन को। तो क्या कहते हैं? झाला से, यानी नई दुल्हन को बुलाना, तो झाला से झालावाड़। मेवाड़, ठीक है। मेवाड़ जो मतलब पुराना इलाका होगा, आप मेवाड़ को ऐसे ही याद कर लीजिए, ठीक है। मेवाड़ कौन सी होगी आपकी सबसे पुरानी रियासत, ठीक है। अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था। अब मैं आपको जो शब्द समझाने की बोल रही थी, अभी मैं आपको उन शब्दों को समझाऊंगी, ठीक है। अंग्रेजों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, अंग्रेजों का भारत में सबसे बड़ा पद कौन सा था? गवर्नर जनरल। जैसे कि भारत में सबसे बड़ा पद किसका है? राष्ट्रपति का। हमारे राष्ट्रपति कौन है अभी वर्तमान में? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और ये हमारे भारत की एकमात्र आदिवासी महिलाएं हैं, आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। और हमारी पहली राष्ट्रपति महिला कौन थी? महिला राष्ट्रपति हमारे भारत की? प्रतिभा पाटिल। श्रीमती प्रतिभा पाटिल हमारे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। अब जो गवर्नर जनरल था, अब गवर्नर जनरल ने रेजिडेंट फॉर राजपूताना, ठीक है, रेजिडेंट फॉर राजपूताना यानी कि एक प्रतिनिधि के रूप में, ये 1818 में इसकी स्थापना की थी। अब इसका ऑफिस तो था दिल्ली में, लेकिन इसने अलग अलग जगह पे अपने पॉलिटिकल एजेंट नाम से प्रतिनिधि भेजे हुए थे, जिनको रेजिडेंट या पॉलिटिकल एजेंट बोलते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो भारत के एकमात्र जो रेजिडेंट फॉर राजपूताना थे वो कौन थे? रेजिडेंट फॉर राजपूताना डेविड ऑक्टरलोनी, जो कि जिसके प्रधान, ठीक है, और डेविड ऑक्टरलोनी, ठीक है। अब इस रेजिडेंट फॉर राजपूताना पद की स्थापना कब हुई थी? 1818 में, जिसके प्रधान कौन थे? एकमात्र डेविड ऑक्टरलोनी, जो एक ही मात्र थे, इसके बाद कोई भी रेजिडेंट फॉर राजपूताना नहीं बना है। और 1818 में ही नसीराबाद छावनी की स्थापना हुई थी, जो किसने की थी? डेविड ऑक्टरलोनी ने, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी ये पद हो गया था 1800, तो ये पद हो गया था डिसाइड। डेविड ऑक्टरलोनी कौन बनेंगे अपने? कौन बनेंगे डेविड ऑक्टरलोनी? डेविड ऑक्टरलोनी थे हमारे भारत के एकमात्र रेजिडेंट फॉर राजपूताना। डेविड ऑक्टरलोनी हमारे थे एकमात्र रेजिडेंट फॉर राजपूताना। फिर 1832 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अजमेर में दरबार लगाया और राजस्थान के लिए रेजिडेंट फॉर राजपूताना के स्थान पर एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी कि एजीजी की फुल फॉर्म क्या है? एजेंट टू गवर्नर जनरल बनाया। अब ये बनाया क्यों गया था? 1818, मैं दोबारा से लाइन पढ़ती हूँ, अच्छे से याद करना। 1832 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे? 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अजमेर में एक मीटिंग हुई थी उनकी, तो उन्होंने राजस्थान में रेजिडेंट फॉर राजपूताना के स्थान पर एजीजी का पद कर दिया था कि भाई एजीजी सही लगेगा, रेजिडेंट फॉर राजपूताना कोई अच्छा नहीं लग रहा है पद, ठीक है। फिर एजीजी की स्थापना कब हुई थी? 1832 में, जिसका मुख्यालय कहाँ था? अजमेर में। तो अजमेर में और राजस्थान के अजमेर में मुख्यालय था। अब अंग्रेजों की क्या प्रॉब्लम है? आपने देखा होगा, अंग्रेज होते हैं आपके एकदम गोरे चिट्टे, जिनको धूप बर्दाश्त नहीं होती। अब वो पीते हैं शराब, शराब में होती है गर्मी, जिससे उनके मतलब जो रंग था, और अजमेर में भयंकर गर्मी होती है जिससे उनका रंग बदल गया, उनकी शक्ल सूरत पहचानने में नहीं आ रही थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने कहा कि भाई अजमेर में हमारा मुख्यालय कैंसिल करो, कोई मतलब ऐसी जगह देखो कि जहाँ पर हम आराम से रह सके। हम तो भाई ठंडे मतलब अच्छी हमारी बॉडी चिट्टी चमड़ी है, हम भाई अच्छे हैंडसम बंदे हैं, और हमको क्या कलूटा करके रख दिया है यहाँ पे। हमको शराब पीने की आदत है, हम शराब भी नहीं पी पा रहे अच्छे से, यहाँ पे हम मर जाएंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया माउंट आबू में क्या किया, उन्होंने कहा कि माउंट आबू में मुख्यालय बना लेते हैं हम अपना। तो माउंट आबू है राजस्थान के दक्षिण में, माउंट आबू राजस्थान के दक्षिण में। तो राजस्थान के एक कोने से पूरे राजस्थान पर कंट्रोल करना कोई आसान बात तो है नहीं। तो फिर उन्होंने बोला माउंट आबू भी रहने देते हैं भाई, हम माउंट आबू भी मुख्यालय नहीं बनाते। फिर उन्होंने एक बीच का सोल्यूशन निकाला कि अजमेर जो होगा वो होगा गर्मियों का मुख्यालय, और जो होगा माउंट अजमेर अजमेर होगा सर्दियों में मुख्यालय। कब होगा? सर्दियों में अजमेर मुख्यालय होगा। और गर्मियों में कब होगा मुख्यालय? गर्मी में क्या होगा मुख्यालय? माउंट आबू, ठीक है, एजीजी का। तो अब देखिए 1845 में मुख्यालय किसको बनाया गया? 1832 में मुख्यालय बना था अजमेर को, और इसकी फर्स्ट एजीजी कौन थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल मिस्टर अब्राहिम लोकेट। फिर 1845 में मुख्यालय किसको बनाया गया था? माउंट आबू को। फिर उन्होंने मध्य का रास्ता निकाला कि 1864 में ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू होगा और शीतकालीन मुख्यालय आपका अजमेर होगा। आया समझ में? और आपने अभी भी ये देखी होगी, ये जो मध्यस्थ का मार्ग है जो अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए निकाला था, ये अभी भी वर्तमान में लागू है। हमारे जो आपने देखा होगा, हमारे जो राष्ट्रपति है उनका मुख्यालय भी 2 टाइप का है, सर्दियों का अलग था, गर्मियों का अलग है। आपको पता है? आपको अगर पता है तो आप मुझे बताओगी कि राष्ट्रपति है हमारे भारत के, उनके ग्रीष्मकालीन मुख्यालय क्या होगा, वो कहाँ पर बैठेंगे, और सर्दियों में शीतकालीन मुख्यालय उनको कहाँ होगा, मतलब कहाँ पे बैठेंगे। आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा।
और आज का हमारा टॉपिक अंग्रेजों के साथ संधि कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और जल्दी ही हम मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। कल हम दूसरी वीडियो लाएंगे। कल हमारा टॉपिक होगा 1857 की क्रांति। ठीक है, अब हम अपनी क्लास यहीं पर बंद करते हैं और आपसे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे एंड कमेंट में हमें मोटिवेशन ज़रूर देंगे। थैंक यू।